सुनकर हैरानी हो सकती है, लेकिन इस बार होलिका दहन को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा है, उससे बचना बेहद जरूरी है। 2 मार्च को भद्रा का साया है और 3 मार्च को चंद्र ग्रहण है और फिर उसका सूतक भी। तो ऐसे में होलिका दहन का असली मुहूर्त कहाँ छुपा हुआ है? मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूँ कि 90% लोग इस बार सही समय पर होलिका दहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वे सिर्फ सतही बातों पर ध्यान दे रहे हैं। वे सिर्फ यह देख रहे हैं कि कब भद्रा है, कब ग्रहण है, लेकिन वो सबसे जरूरी बात भूल रहे हैं, प्रदोष काल व्यापिनी पूर्णिमा का नियम। अगर आपने गलत समय पर होलिका दहन किया तो सिर्फ पूजा का फल ही नहीं मिलेगा, बल्कि आप अनजाने में अशुभ फल को भी न्योता दे सकते हैं, जिससे आपके परिवार की सुख शांति भंग हो सकती है। लेकिन अगर आप यह वीडियो अंत तक देखते हैं तो मैं आपको न सिर्फ सही मुहूर्त बताऊंगा, बल्कि उसके पीछे का पूरा धार्मिक, ज्योतिष और वैज्ञानिक कारण भी समझाऊंगा। तो इस वीडियो को लाइक करें और ध्यान से सुने। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र सोरठिया, कॉस्मिक रिसर्चर एंड होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन कोच। पिछले 4 डिकेड से मैं सनातन धर्म के जटिल विषयों को सरल भाषा में समझने का और समझाने का प्रयास कर रहा हूं। होली का पर्व हमारे लिए बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, लेकिन जब हम यह पर्व मनाते हैं तो हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ नियम बताए हैं, ताकि उस पर्व की ऊर्जा हमारे जीवन में सकारात्मकता लेके आए। इस बार फाल्गुन पूर्णिमा को लेकर एक अद्भुत स्थिति बन रही है। एक तरफ 2 मार्च की शाम से पूर्णिमा तिथि शुरू हो रही है, लेकिन साथ ही भद्रा शुरू हो रही है। दूसरी तरफ 3 मार्च को पूर्णिमा तिथि तो है, लेकिन उसी दिन चंद्र ग्रहण भी है और उससे पहले सूतक काल भी लगने वाला है। अब लोगों के मन में सवाल है, भद्रा में दहन करें या ग्रहण के दिन, या फिर होली का दहन ही ना करें। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि होलिका दहन का असली नियम क्या है। फिर हम भद्रा और चंद्र ग्रहण की बारीकियों को भी समझेंगे और अंत में आपको एक क्लियर, कंफ्यूजन फ्री मुहूर्त में आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात, होलिका दहन का संबंध सिर्फ तारीख से नहीं, बल्कि तिथि और नक्षत्र के विशुद्ध संयोग से है। शास्त्र में कहा गया है कि होलिका दहन फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को किया जाता है, लेकिन इतना ही काफी नहीं है। यह पूर्णिमा तिथि प्रदोष काल, सूर्यास्त के बाद का समय में व्याप्त होना चाहिए। हमारे पंचांग का आधार उदय तिथि और प्रदोष वापिनी तिथि होती है। अगर पूर्णिमा तिथि सूर्यास्त के बाद यानी कि प्रदोष काल में ही है, तो वह होलिका दहन के लिए उत्तम समय माना जाता है। इसके अलावा दूसरा जरूरी नियम है कि उस समय भद्रा नहीं होनी चाहिए। भद्रा को अशुभ माना जाता है। भद्रा के 3 भाग होते हैं। उसके मुख और मध्य भाग में कोई भी शुभ काम वर्जित होता है, नहीं करते हैं। अगर बहुत आवश्यक हो तो भद्रा के पूज काल में कुछ कार्य किए जा सकते हैं, लेकिन जहां तक हो सके भद्रा को पूरी तरह त्याग देना ही श्रेष्ठ कर माना जाता है। अब द अब दो नियम प्रदोष व्यापिनी अब 2 नियम, प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा और भद्रा रहित काल। इस दोनों चीज को ध्यान में रखते हुए हम 2 और 3 मार्च की स्थिति का विशेष विश्लेषण करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं 2 मार्च की फाल्गुन पूर्णिमा तिथि को। 2 मार्च की शाम को 5:55 से पूर्णिमा शुरू हो जाती है और यह तिथि अगले दिन 3 मार्च को शाम 5:07 तक रहेगी। अब देखिए, 2 मार्च को जैसे ही पूर्णिमा तिथि शुरू होती है, उसी समय से भद्रा भी शुरू हो जाती है। यह भद्रा पृथ्वी पर रहने वाली है और अगले दिन 3 मार्च सुबह 5:28 तक रहेगी। इसका मतलब सीधा है कि 2 मार्च की शाम
जो होलिका दहन के लिए सबसे उपयुक्त समय हो सकता था, वह पूरी तरह से भद्रा से प्रभावित है। यदि आप भद्रा के समय होलिका दहन करते हैं तो ये शास्त्रों के अनुसार ये अतिशय अशुभ फल देने वाला होता है। इससे जीवन में और घर में कलेश, धन धान की हानि और अकाल मृत्यु का भय बना रहता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम भद्रा के कुछ काल में ये कर लेंगे। तो देखिए, 2 मार्च की रात भद्रा का पूछ काल लगभग 12:21 तक शुरू होगा। तकनीकी रूप से देखा जाए तो आप रात को 12:21 के बाद होलिका दहन कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके गली मोहल्लों में रात में मध्यरात्रि यानी कि 12:30 होलिका दहन होगा क्या? क्या बच्चे बूढ़े इस समय तक जाग पाएंगे? क्या सामूहिक रूप से इतनी रात गए पर्व को मनाना संभव है? व्यवहारिक रूप से यह संभव नहीं है। और सबसे बड़ी बात, होलिका दहन का मुख्य समय प्रदोष काल यानी कि सूर्यास्त के बाद के 2-3 घंटे माना गया है, वो नहीं होगा। इस समय तो भद्राव का प्रकोप भी है। इसीलिए शास्त्र और व्यवहार की दृष्टि से 2 मार्च को होलिका दहन करना उचित नहीं माना जाएगा। अब आते 3 मार्च को। 3 मार्च को सुबह पूर्णिमा तिथि मौजूद है, लेकिन इस दिन एक बड़ा और कारण है, चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देने वाला है, बट दिन होगा, इसलिए आप उसको नेरी आई से नहीं देख पाएंगे। चंद्रोदय के बाद उपछाया ग्रहण नग्न आंखों से नहीं दिखाई देने वाला है। चंद्रोदय शाम को 6:48 को होगा और उसका उपछाया से पहला संपर्क दोपहर 2:16 पर होगा। छाया से संपर्क दोपहर 3:21 पर होगा। पूर्ण ग्रहण की शुरुआत शाम 4:35 होगी। अधिकतम चंद्र ग्रहण शाम 5:04 को रहेगा और चंद्र ग्रहण की समाप्ति शाम 5:33 होगी। उपछाया से अंतिम संपर्क शाम 6:46 पे होगा और उपछाया से अंतिम संपर्क यानी कि संपूर्ण मुक्ति शाम 7:52 को होने वाली है। पूर्ण चरण की अवधि लगभग 57 मिनट और 27 सेकंड है और आंशिक चरण की अवधि 3 घंटे 25 मिनट और 17 सेकंड है और उपछाया चरण की अवधि 5 घंटे 35 मिनट और 45 सेकंड है। ग्रहण का स्पर्श काल 3 मार्च की दोपहर 3 बजे शुरू हो जाएगा और ये शाम को 6:47 तक रहेगा। चूंकि यह पूर्णिमा का ग्रहण है, इसीलिए इसका विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है, यानी कि 3 मार्च की सुबह से ही सूतक लग जाएगा। लेकिन अधिकतर मान्यता ये भी कहती है कि सूर्योदय के बाद आप सूतक स्टार्ट कर सकते हो। तो व्यावहारिक रूप से सूर्योदय के स्टार्ट ही सूतक शुरू हो जाएगा। अब सूतक काल में कोई भी शुभ कार्य, देवी देवताओं के पूजन और स्पर्श की मनाही होती है। ऐसे में सवाल यह आता है कि 3 मार्च की शाम जब ग्रहण चल रहा हो या अभी सूतक चल रहा हो, तब आप होलिका दहन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ग्रहण या सूतक के टाइम में अग्नि में आहुति देना या दहन करना वर्जित माना गया है। लेकिन क्या इसका मतलब यह कि 3 मार्च को होलिका दहन नहीं होगा? यहाँ सबसे बड़ा भ्रम है। यहीं पर वे 90% लोग गलती कर बैठेंगे, क्योंकि ये नहीं जानते कि ग्रहण के बाद का समय कितना शुभ होता है। तो फिर सही मुहूर्त क्या है? 3 मार्च शाम 6:47 के बाद जैसे ही ग्रहण समाप्त होता है, सूतक भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद का समय अमृत के समान होता है। इस समय जब चंद्रमा निकलते हैं तो ये पूर्णिमा के शुद्ध चंद्र है। और अब एक महत्वपूर्ण बात, पूर्णिमा तिथि 3 मार्च की शाम को 5:07 पर समाप्त हो रही है, लेकिन हम शाम को 6:47 के बाद ही दहन कर पाएंगे, यानी कि तिथि तो समाप्त हो चुकी है। तो क्या ये मुहूर्त मान्य होगा? और इसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल हाँ, ये मान्य होगा। यही वो गुप्त कहानी है जो बहुत कम लोग जानते हैं। और यहाँ पे प्रदोष व्यापिनी तिथि का नियम लागू होता है।
हालांकि पूर्णिमा 5:07 शाम को खत्म हो चुकी है, लेकिन प्रदोष काल सूर्यास्त के बाद उसी तिथि का प्रभाव माना गया है। ये शास्त्र सम्मत है। सूर्यास्त लगभग 6:30 के आसपास होगा और उस समय पूर्णिमा का प्रभाव विद्यमान माना जाता है और इसीलिए शाम को 6:47 के बाद का समय प्रदोष काल व्यापिनी पूर्णिमा के अंतर्गत आता है। और इसके अलावा यह दिन और समय इसलिए भी खास है क्योंकि चंद्र ग्रहण के बाद चंद्रमा पूरी तरह से निर्मल हो जाता है। ऐसे चंद्रमा की उपस्थिति में होलिका दहन करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। तो 3 मार्च का दिन कैसे बिताए ये भी जान लीजिए। सुबह सुतक से पहले 3 मार्च को जल्दी से उठे, हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला में उठकर अपने घर में मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना कर ले, भगवान को भोग लगा दे और आरती कर ले। हो सके तो आपका सुबह का भोजन करना चाहो तो कर सकते हो, या तो पूर्णिमा का उपवास करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। सूतक काल में आप भोजन न बनाए या न पकाए तो बेहतर रहेगा। सूतक काल के दरमियान मंदिर के पट बंद कर देने चाहिए। इस समय का उपयोग मानसिक जप, ध्यान, धार्मिक ग्रंथों का पठन करने के लिए करना चाहिए। बीमार और बच्चे और बुजुर्ग जिनको भोजन की जरूरत रहती है, मेडिकल की वजह से वो अवॉइड नहीं कर सकते, उनके भोजन के अंदर आप तुलसी दल कुशा डालकर रख सकते हैं और उसको आप यूज कर सकते हैं। बट ध्यान रहे कि ग्रहण काल में ये नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल 3:20 से लेकर 6:47 PM के पहले आपको स्नान करना चाहिए। ग्रहण के काल समय आप मंत्र जाप या भगवान का नाम का स्मरण कर सकते हैं। ये समय साधना के लिए सबसे उपयुक्त है। इस समय की गई साधना कई गुनी फलदायी मानी जाती है। ग्रहण के बाद यानी कि 6:47 PM के बाद पुनः स्नान करें, अपने घर को सफाई करें, मंदिर और बाकी जगह को गंगा जल से शुद्ध करें, वस्त्र बदले, नए वस्त्र पहने, अब नया भोजन बना के भगवान को अर्पण करें। होलिका दहन यानी कि शाम को लगभग 8 बजे के बाद चंद्र उदय होने पर उन्हें अर्घ्य देने के बाद होलिका पूजन करें और फिर होलिका दहन करें। यह समय लगभग रात 8 बजे के आसपास है और ये बिल्कुल उपयुक्त है। तो आपने देखा कि किस तरह आप भद्रा, ग्रहण, प्रदोष व्यापिनी, पूर्णिमा, इन सब का उपयोग करके हम सही मुहूर्त निकाल सकते हैं। 2 मार्च को भद्रा है इसलिए होलिका वर्जित है, 3 मार्च को ग्रहण है इसलिए आप उस टाइम पे भी नहीं कर पाएंगे। बट 3 मार्च की शाम को 6:47 के बाद का समय होलिका दहन के लिए सबसे सर्वोत्तम और सबसे उपयुक्त है। मैंने होलिका में यानी कि ग्रहण के दिन आपको क्या करना है उसका भी एक पूरा वीडियो बनाया है। इंडिविजुअल राशि पे क्या क्या इम्पैक्ट आएगा, आपको क्या मंत्र चांट करना चाहिए, उसका भी पूरा डिटेल मैंने आपको बताया है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप उसको जरूर सुने ताकि आप अपने राशि के अनुसार मंत्र चैंटिंग कर पाए। હું આવું છું, वीडियो बनाऊं છું, આવું છું। इस बार होलिका पर्व और खास हो जाएगा क्योंकि ग्रहण से मुक्त हुआ चंद्रमा और उसकी निर्मल रोशनी में होलिका दहन होगा। यह संयोग बुराई पर अच्छाई की जीत और भी प्रभावशाली बना सकता है। तो आप बेफिक्र होकर 3 मार्च की शाम ग्रहण समाप्त होने के बाद ग्रहण के समय जो जो आपको नियम पालन करना है वो करने के बाद हर्षोल्लास के साथ अग्निदेव की पूजा करने के साथ होलिका दहन करें और उसके बाद 4 मार्च को धुलेटी भी मनाएं। अगर ये जानकारी आपके लिए उपयोग की है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। आपको उन सभी को शेयर करना चाहिए, उन सनातनियों को जो होलिका में और पुराने संस्कृत सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं। और अगर उन लोगों को भी जिनको भ्रम है कि होलिका कब करनी चाहिए तो उनका भ्रम भी इस वीडियो के बाद दूर हो जाएगा। वे भी परिवार के साथ सही समय पर पूजा कर सकते हैं, होलिका दहन कर सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। और एक मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि होलिका में हम कौन से मंत्र चांटिंग कर सकते हैं, कौन से ऐसे टोटके शास्त्रोक्त वो यूज कर सकते हैं। तो आप सबको होली दहन की शुभकामनाएं। भगवान अग्नि और भगवान विष्णु का कैसे आप मंत्र चांटिंग करके आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है उसको कैसे दूर कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बेल बटन को हमेशा दबा के रखिए ताकि नया वीडियो आपको जल्दी से मिले। आनंद लीजिए। जय श्री कृष्ण।